विद सम बेसिक्स जो मैं आप लोगों के साथ पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी एंड उसी की हेल्प से आई एक्चुअली शो इट टू यू. ओके, सो दिस इज द ब्राउजर जो मैं बात कर रहा था. आई एम यूजिंग गूगल क्रोम. कल की क्लास में मैंने आपसे ब्राउजर की बात की थी, राइट? जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, दिस इज माई सर्च इंजन, राइट? ये गूगल का सर्च इंजन है. गूगल का सर्च इंजन क्या कहता है कि या तो आप कोई फ्रेज ये टाइप करो या यूआरएल टाइप कर सकते हो. जब भी हम फ्रेज कोई टाइप करते हैं, कोई भी मैं एक रैंडमली फ्रेज उठा लेता हूँ. लेट्स से मैंने एक वर्ड लिखा, उस वर्ड से रिलेटेड जो जो चीजें उसे दिख रही थी, जो उसके कॉमन चीजें उसको लग रही थी, जो विच आई मे बी मतलब आस्किंग फॉर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक्स उसने मुझे दे दिए, राइट? ये था हमारा सर्च इंजन, जो था गूगल का सर्च इंजन. अगर आपने ध्यान से इसमें देखोगे, उसने 1 सेकंड से भी कम टाइम लिया है और उसने इतने रिजल्ट्स आपको सामने ला के दिए. सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द स्पीड, किस लेवल की स्पीड हमें मिल रही है. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरा, ये तो गूगल का सर्च इंजन ना यूज करके मैं कोई और सर्च इंजन यूज कर सकता था, जैसे कि लेट्स से डक डक गो. सो मैंने डक डक गो के सर्च इंजन को सर्च किया है पहले गूगल के सर्च इंजन की हेल्प से. अब मुझे जब डक डक गो की साइट मिल गई, आई यूज दैट साइट. अब वहां पे जो मैं सर्च कर रहा हूँ, सेम चीज में सर्च कर रहा हूँ, राइट? सेम चीज है, मैंने सर्च की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने मुझे अपनी लिंक्स दे दी, राइट? तो सर्च इंजन का काम है सिर्फ जो भी आप फ्रेजेस या वर्ड्स दे रहे हो उसके बेसिस पे सर्च करना. जब आप सर्च करते हो, आप अपनी लोकेशन उसको फीड भी कर सकते हो और ये भी चार्ज कर सकते हो कि आप अपनी लोकेशन के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो या एनोनिमस सर्च करना चाह रहे हो. फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें होंगी जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन. ठीक है, जब मैंने अमेजोन की साइट खोल रहा हूँ, राइट, अमेजोन के साइट खोल रहा हूँ, तो वो मुझे एक्चुअली दिल्ली के एड्रेस की बात कर रहा है. वो मेरा जो एड्रेस था, राइट? आई कुड हैव चेंज दिस एड्रेस. आई कुड हैव लिटरली चेंज दिस एड्रेस. एंड मैं क्या कर सकता था, मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ अपनी इंडिया की अमेजोन वाली एक साइट खोलने की जगह जापान की अमेजोन वाली साइट खोल दी, राइट? अब ये भी पूछ रहा है वो, क्योंकि मेरा लॉक्ड इन है तो मुझे एक्चुअली बता रहा है. वो ये कह रहा है कि जो हम वो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, जो आई एन मीन्स इंडिया में डिलीवर होंगे, मीन्स जापान के वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में डिलीवर हो सकते हैं, वो चीज मुझे दिखा रहे हैं. सो सी, अब देखो कितनी इंटेलिजेंस वो एक्चुअली शो कर रहा है. वो यहाँ तक देख रहा है कि आप भले ही जापानीज साइट पे आए हुए हो, बट बिकॉज यू आर लाइक इन इंडिया. अब उसने इंडिया कैसे मिला, उसे इंडिया इसलिए मिला क्योंकि जिस अकाउंट से मैंने लॉग इन किया हुआ है, वो अकाउंट एक्चुअली इंडियन अकाउंट है, राइट? वहां से उसे पता है कि मैं एक इंडिया का पर्सन हूँ. उसके बेसिस पे वो मुझे वो ही चीजें सर्च करके दे रहा है जो इंडिया में डिलीवर हो सकती है. लेट्स से मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, राइट? लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. मुझे नहीं पता था, जैसे आपके सामने एक्सपेरिमेंट के लिए कह रहा हूँ. मैं टोक्यो का पिन कोड ढूंढता हूँ. तो लेट्स से मैंने टोक्यो का पिन कोड उठा लिया. लेट्स से यही उठा लेता हूँ, 100,005. सो ठीक है, 100,005. लोकेशन उसको मिल गई मेरी, और अब वो उस एड्रेस पे जो चीजें दिख सकती थी. और आपने देखा एक चीज, बहुत ध्यान से देखो, जैसे ही उसने देखा कि वो जापानीज पिन कोड है, मींस मैं जापान का बनता हूँ, उसने लैंग्वेज तुरंत चेंज कर दी. जो अभी तक इंग्लिश में दिखा रहा था, वो एकदम से जापानीज में आने लग गया. वी सी, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्च इंजन. यहाँ पे जो यूज हो रहा है, ये अमेजोन का सर्च इंजन है, राइट? अमेजोन का सर्च इंजन क्या कर रहा है, वही चीज जो मैं फ्रेजेस लिख रहा हूँ, उस फ्रेजेस के बेसिस पे वो एक्चुअली मुझे सर्च कर रहा है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल. अच्छे, ये आप किसी भी लैंग्वेज के साथ कर सकते हो. मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए एक उठाया आपके सामने.
मैंने ट्रांसलेटर मैं पास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा उसको डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स सी टी लीव्स, टी लीव्स का कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वर्ड था मैंने उसे उठाया और मैं वो जब सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, सी आई एम गेटिंग, तो मैंने जब ये फ्रेज सर्च किया तो इसका जो सर्च इंजन था, जो अमेजोन का अपना सर्च इंजन था, उसने सर्च करके मुझे अमेजोन की साइट के अंदर बताया कि ये जो फ्रेज जो था उस फ्रेज से मैच करने वाली चीजें कहाँ क्या क्या है, वो सारी चीजों की उसने मुझे लिस्ट पकड़ा दी। राइट, जब मैंने अपना एड्रेस इधर इंडियन रखा था तब उसने मुझे सारी चीजें वो इंग्लिश में दिखा रहा था। तो दैट इज ओवरऑल स्ट्रेंथ, एंड इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरनेट से बड़ा अच्छा मैं कहूँगा रिपोजिटरी आपके पास कोई नहीं है। द रीजन इज वही, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें उसने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज की, मॉडिफाई की, और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट एक्सपोजर दिया जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल था। राइट, ऑफ कोर्स आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। So that is the difference between a search engine and a web browser. Right? सर्च इंजन जेनरिक सर्च इंजन हो सकते हैं, जैसे गूगल का था, डक डक गो का था जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है, या स्पेसिफिक सर्च इंजन भी हो सकते हैं, जैसे कि अमेजोन का अपना सर्च इंजन है, यूट्यूब का अपना सर्च इंजन है। यूट्यूब का सर्च इंजन विद इन द यूट्यूब दिखाता है चीजों को, एंड सो ऑन। राइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी। ओके, ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा आइडिया था। इसके बाद जो चीज मैं एक्चुअली चाहता हूं आप लोग करें, ओके ओके, जो मैं चाहता हूं जो आप लोग करोगे वो ये है, अपने मोबाइल पे आप आपके पास देखो एप्स बहुत सारी हैं। राइट, मैं जो एप्स चाहता हूं कि आप लोग डाउनलोड करके रखें, ठीक है, वन ऑफ दोज एप्स वुड बी गूगल, गूगल का डॉक्स, ये गूगल डॉक्स। राइट, गूगल के ऐप, आप ऐप स्टोर पे जाके, जो भी आपका ऐप स्टोर आप यूज कर रहे हो उस ऐप स्टोर पे जाके आपको गूगल का क्या कहते हैं, डॉक्स मिल जाएगा, गूगल की शीट्स मिल जाएंगी और गूगल की स्लाइड्स मिल जाएंगी। ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगे, आप मोबाइल से ही अपने प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, सो ये तीनों की मैं नाम एंड डाउनलोड लिंक्स आप लोगों के ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, ओके। मैं जो आज आपके साथ एक चीज देख डिस्कस कर रहा हूँ, विच इज नॉट एक्चुअली नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट स्टिल आई थिंक इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स जो आप लोग सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज गूगल फॉर्म्स। सो मैं गूगल फॉर्म्स की बात करता हूँ। राइट, गूगल फॉर्म्स जैसे ही आप ओपन करते हो, क्योंकि आपका पुराना अकाउंट होगा तो उसमें आपने कुछ फॉर्म्स बनाए हैं तो बना रखे होंगे, नया अकाउंट होगा तो कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे, बट आपके पास एक ऑप्शन जरूर होगा ब्लैंक फॉर्म बनाने का। राइट, जब आप एक ब्लैंक फॉर्म पिकअप करते हो तो जनरली ये फॉर्म में इस टाइप का आपके पास लेआउट होगा। सबसे पहले फॉर्म का टाइटल, फॉर्म का टाइटल क्या हो सकता है, लेट्स से या, और मैंने डेट भी दे दी इसमें। राइट, जैसे ही मैंने वहां पे टाइटल दिया, यहाँ पे भी वो मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मैं चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ। राइट, ये फॉर्म का वो टाइटल है जो आप लोगों को दिखाई देगा, मतलब जो ये फॉर्म भरेगा या जिसके सामने फॉर्म डिस्प्ले होगा, ये वो टाइटल है वो जो दिखेगा, और ये वो फाइल का नाम है जो मेरे सामने दिख रहा है। तो जब मैं अपने फोल्डर्स में ढूंढूंगा सारे फॉर्म्स के बीच में, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, उसके बाद जनरली गूगल फॉर्म्स का पर्पस क्या होता है, फॉर्म में आप क्या करवाते हो, जब भी आप किसी बैंक में या कहीं पे भी फॉर्म्स भरते हो, आपने अपने एडमिशन के लिए भी फॉर्म्स भरे होंगे, फॉर्म्स में होते क्या, कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आप आंसर्स भरते हो। वो आपके कहते हैं नाम भरो, डेट ऑफ बर्थ भरो, एज भरो, जेंडर भरो, कंट्री, आपका स्टेट या कंट्री फिल करो, या जो भी चीजें।
जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जगह दे दी जाती है फॉर्म में आंसर्स भरने के लिए। हमारा पर्पस भी यही है। तो जो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या आप एक्चुअली उसमें कर सकते हो। राइट, सो मैं एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप वो सेट ऑफ वो चीज ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस, मैं पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। एक है ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन क्या करता है, एक नया क्वेश्चन आपको ऐड करवाता है। फिर है इम्पोर्ट क्वेश्चंस, मींस हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है मैं रोज यूज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म में दो क्वेश्चंस हैं, आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन मैं रोज यही दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो मैं अगर नया फॉर्म बनाऊंगा तो मैं वो दो क्वेश्चन को टाइप नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करके पुराने फॉर्म्स में से वही दो क्वेश्चन एज इट इज उठा लूंगा। नेक्स्ट इज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें बाद में आता हूँ। इमेज, इमेज कई फॉर्म्स वगैरह में इमेज डालनी है तो कैसे डालोगे, वीडियो डालनी है तो कैसे डालोगे, एंड सेक्शंस डालने हैं तो कैसे डालोगे। राइट, सो इन सभी पे मैं बाद में आता हूँ। पहले सिंपलिस्टिक चीज बता रहा हूँ, वो है ऐड क्वेश्चन। राइट, एक क्वेश्चन बना बनाया वो दिया जाता है आपको, और बाद में आपको जितने भी क्वेश्चन ऐड करने हो आप इसके थ्रू आप ऐड कर पाओगे। राइट, ओके। एक और चीज, जब भी कोई डाउट होगा साथ के साथ पूछते रहना, बिकॉज मैंने अपना ये फॉर्म वाले टैब पे आ रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा अगर आपने हैंड रेज किया है या क्वेश्चन वहां पे टाइप किया है या नहीं। तो अपना माइक को अनम्यूट करके साथ के साथ क्वेश्चंस पूछोगे तो यू विल बी एबल टू सी। सो लेट्स सिंपली पहले देखते हैं कि जैसे आज मैं आप लोगों की नॉर्मल सिंपली जो अटेंडेंस फॉर्म आप भरते हुए आए हो इस फॉर्म को, राइट, इस फॉर्म को कैसे बनाया जा सकता है अटेंडेंस फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या चाह रहा था कि आप अपना नाम लिखो। राइट, मैं इसे मल्टीपल लैंग्वेज पे चाहता हूं तो मैं मल्टीपल लैंग्वेज भी बना सकता हूं। जैसे कि ये देखो, अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं है इधर और लेट्स से मुझे वो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो मैं इसको कॉपी ले लिया, मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, और करने के बाद इधर मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, ये क्वेश्चन इस ऑफ कोर्स ये आपके जो फॉर्म्स हैं वो सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है। वो देखते हैं कि जब आप इस टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। मींस जब इसका एक आंसर होगा, जनरली नाम क्या होगा, एक शब्द में, दो शब्द में, तीन शब्द में अपना नाम लिखोगे, तो जनरली इस टाइप के आंसर्स इन्हें शॉर्ट आंसर्स टाइप कहा जाता है। राइट, और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ, जिसमें पूरा पैराग्राफ में आंसर दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे जो है मैं अभी इनको वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और आप इसकी इंटेलिजेंस इसी चीज से देख सकते हो कि जब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ या जैसे ही मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा था, सिलेक्ट योर डिपार्टमेंट, मुझे पता चल गया कि डिपार्टमेंट जो होगा एक सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स में से अपना डिपार्टमेंट पिक करना है। उसने ड्रॉप डाउन उसे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का टाइप ड्रॉप डाउन बना दिया। सॉरी, उसने ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन बना दिया। इसी को देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। जैसे ही क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स के लिए, उसने मुझे ड्रॉप डाउन दे दिया जिसमें उसने वैल्यू सजेशंस भी दी हुए हैं कि ट्रू और फॉल्स ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। सो एक ट्रू और एक फॉल्स मैंने ऑप्शन भर दिया। मेरे लिए क्वेश्चंस तैयार होते जा रहे हैं, और ये इसकी इंटेलिजेंस है जो ऑटोमेटिकली देख रही है कि क्या मैं किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और किस टाइप के आंसर्स हो सकते हैं। राइट, ओके। सिमिलरली, सो लेट्स कम बैक टू आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, राइट योर नेम। जैसे ही राइट योर नेम आपने कहा तो उसे पता है कि दिस आंसर हैज टू बी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर। ठीक है, उसके बाद इधर आप अपना ये जगह है ये बता रहा है कि यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। दूसरा,
ऑप्शन है रिक्वायर्ड मींस क्या आप ये आंसर को बिना भरे हुए क्या फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहता गलती से आप लोग बिना अपना नाम लिखे ही अपना फॉर्म सबमिट करते, तो मैं इसको कह दूंगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मींस कंपलसरी है ये, जब तक ये आप भरोगे नहीं तब तक आप इसको फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ऐड क्वेश्चन, ये रहा बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या था, सिलेक्ट योर डिपार्टमेंट, राइट। और इसी को सिंपली मैं मल्टीलिंगुअल कर रहा चाह रहा था, तो मैं इसको कॉपी किया, मैंने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हिंदी था, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोगों को, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बाइलिंगुअल की जरूरत पड़ेगी, एंड ये बहुत सिंपल तरीका है बाइलिंगुअल बनाने के लिए। ठीक है, मान लो अभी मेरे पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है, मैं सारे नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, अदरवाइज 18 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो मैं 18 डिपार्टमेंट ना लिख के मैं इसका नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। मान लो ये 3 डिपार्टमेंट ही थे और जो मैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, तो ये 3 डिपार्टमेंट्स का मैंने नाम लिख दिया और मैंने कह दिया रिक्वायर्ड। अब ये मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है दोनों क्वेश्चंस के साथ। इज इट फाइन? बहुत बार कभी कभार ये क्वेश्चंस अलग टाइप के भी हो सकते हैं जिसमें आपको फोटोज या वीडियोस डालने पड़े, मैं अभी उन क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा, सिंपली पहले फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। सो अब मेरे पास ये फॉर्म रेडी हो चुका है। जो लोगों के जवाब आएंगे जब मैं ये फॉर्म भेजूंगा वो जो है रिस्पॉन्सेस में मुझे मिलना शुरू होंगे, राइट, ओके। और यहाँ पे ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स ऑप्शन क्या कह रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है जिसमें से एक ऑप्शन ये है, शो लिंक टू सबमिट अनदर आंसर। उसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं से कहूंगा जब कंफर्मेशन हो जाएगा तब मैं आंसर दूंगा। आंसर क्या होगा, अटेंडेंस मार्क लेट्स से, एंड आई एम सेइंग इट सेव, एज सिंपल एज दैट। अब ये फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत मैं इसको एस्थेटिक लुक्स देना चाहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ। मैंने फॉर्म को रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर ठीक कर दिया, वगैरह वगैरह जो मुझे ठीक है। अगर मुझे फॉन्ट का साइज मतलब फॉन्ट का स्टाइल से चेंज करना है, जो भी मुझे करना है, मैंने वो कुछ चीज़ें सेट कर दी। दिस ऑप्शन इज नोन एज प्रीव्यू। प्रीव्यू मीन्स ऑफ कोर्स मैं एक फॉर्म जब बनाऊंगा आप लोगों को देखने से पहले मैं एक बार चेक करके देखना चाहता हूँ कि मुझे वो ठीक दिख रहा है या नहीं, तो एक बार मैं करके देखना चाहता हूँ। ये प्रीव्यू क्या करता है कि फॉर्म देखो ऐसे दिखेगा, राइट। जिस भी आप अकाउंट से जुड़े होंगे वो अकाउंट का नाम इधर दिख रहा होगा, ओके। अपना नाम लिखो, मैंने नाम लिखा लेट्स से आदित्य, मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज किया, लेट्स से डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट 2, ठीक है। और अब मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद देखो जो नाम मैंने वहाँ पे ये फिट किया था कि जब आंसर मार्क हो जाएगा तो अटेंडेंस मार्क लिखा हुआ आएगा। सिमिलरली रिस्पॉन्सेज में मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। रिस्पॉन्स क्या है ये बता रहे, एक रिस्पॉन्स आ चुका है जिसमें से बंदे ने अपना नाम आदित्य रखा है और डिपार्टमेंट 2 चूज किया हुआ है, राइट। मैं जब चाहता हूँ, अब मैंने टेस्ट तो कर लिया, टेस्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने रिस्पॉन्सेज डिलीट कर दूं। ये मैं कब कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ अपने, हो सकता है 10 एंट्री आने के बाद भी मैं डिलीट करूंगा तो 10 की 10 डिलीट हो जाएगी। अब जब मुझे ये चीज चाहिए थी, राइट, अब इधर देखो सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन ये है, इधर फॉर्म का लिंक देखो, उसे कोई लिंक को शॉर्ट कर दो, ये लिंक उठाओ और इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप को पेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस अटेंडेंस को, लेट्स से इसे हम टेस्ट असाइनमेंट कह रहे हैं या प्रैक्टिस कह रहे हैं, ठीक है। तो इधर मैं कह रहा हूँ, मैं लिंक आपके उसमें भेज रहा हूँ,
और मैं लिंक भेज रहा हूँ और आप लोगों से मैं कहूँगा इसे फिल करो और साथ के साथ इधर देखते दो। आप में से जितने लोग फिल करते जाएंगे उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखती जाएगी रिस्पॉन्सेज में। तो आप में से कुछ लोग जो इसे फिल कर सकते हो प्लीज फिल करो सो दैट बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पाए। अभी तक देखो मेरे पास इधर ही मुझे दिख रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। अब जैसे जैसे आप लोग इसको रिस्पॉन्सेज देते जाओगे मेरे पास वो रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। सो यू कैन सी एक रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स, ये मेरे पास कॉन्स्टेंटली वो नंबर दिखता जा रहा है आप लोगों के जिस तरह से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, राइट। सो मैं जस्ट एक आध मिनट रुक जाता हूँ, जिस आप में से जितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो करें, उसके बाद मैं शो करता हूँ कि मैं क्या कर रहा था आगे। यू कैन सी कितना सिंपल है और मेरा काम कितना आसान हो चुका है। अभी पता चलेगा कैसे आसान हो चुका है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने सब जितने लोग मार्क कर रहे थे कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं जब रिस्पॉन्सेज के पेज को खोलता हूँ मुझे जितने आप लोगों ने अपने अपने रिस्पॉन्सेज भेजे थे वो रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं कि 21 रिस्पॉन्सेज आए हैं जिनमें से ये रहे नाम, राइट। किसने क्या डिपार्टमेंट भरा है वो भी दिख रहा है आप में से। अब मुझे देखो मेरे लिए कितना आसान है। एक और चीज, अब मैं चाहता हूँ कि भैया अटेंडेंस का टाइम निकल गया, अब और अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कि मैंने कर दिया बंद। अब आप में से कोई भी ट्राई करके देखो, उस लिंक को खोलने की कोशिश करो और ट्राई करके देखो। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना? एग्जैक्टली। यस सर, नहीं हो रहा है। मेरा Sir, काम it's not कितना, opening yet. एग्जैक्टली इट विल नॉट ओपन और इट विल नॉट अलाउ यू टू सबमिट। मेरे लिए देखो काम कितना आसान था। मैं चाहता हूं कि आज अटेंडेंस आप आज की डेट में मार्क करो, तो मैं आज रात को 12 बजे ये फॉर्म बंद कर दूंगा, सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और रिस्पॉन्स बंद हो गया। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैं अगर क्वेश्चन वाइज देखना, अब मेरे लिए एनालाइज करना कितना आसान है, आई जस्ट टेल यू। मैं देखना सर चाह रहा मेरा हूँ, सबमिट हो गया। नहीं पहले से सबमिट हुआ होगा, नया नहीं सबमिट हुआ होगा। ये देखो सबमिट अभी भी 21 ही है, हमने फॉर्म बंद करने से पहले 21 था, अभी भी 21 है, नया अब कुछ नहीं सबमिट होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, मैं ये तो समरी थी पूरी और क्वेश्चन वाइज देखना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, तो मुझे 1 के रिस्पॉन्सेज ये मिल रहे हैं। एक और चीज, ठीक है, मैं जस्ट इसे खोलता हूँ और आप में से किसी एक को रिक्वेस्ट करता हूँ। सो आप में से सबसे पहला नाम मेरे पास ओमकार का आया है। ओमकार, अगर आप ऑनलाइन हो, अभी मेरी बात सुन पा रहे हो, तो दोबारा अपना रिक्वेस्ट अपना एंट्री सेंड करो, बिल्कुल सेम नाम लिखना जो इधर लिखा हुआ है, ओमकार। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे ही, ओ कैपिटल बाकी सब स्मॉल। जब आप सेंड कर लोगे फिर बताना, सो दैट मैं आगे की बात आपको बता पाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, ओके। सो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? सेंड हो गया सर। हो गया। और इधर समरी में देखो ओमकार का नाम 2 बार आ चुका है। तो आप में से जो अपनी अटेंडेंस गलती से 2 बार मार्क कर देते हो, आप में से करते हो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने 2 बार मार्क कर दिया और मेरा काम आसान हो चुका है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि हाँ, मतलब अब मुझे आंसर तो 22 है मेरे पास, रिस्पॉन्सेज 22 है, तो मुझे पता है 22 लोग नहीं थे। लोग कितने थे मैं डबल वालों को हटा सकता हूँ या इवन क्वेश्चन वाइज देख सकता हूँ कौन था वो जिसने एक से ज्यादा बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी। So these are the things that actually help me to analyze, right? आप में से आप में से किसी एक और कोई है जिसने अभी तक अटेंडेंस सबमिट नहीं की थी, नहीं ऐड कर दिया, जो भी है। इंडिविजुअली अगर मैं इंडिविजुअल ढूंढना चाहता हूँ कि किसी एक बंदे ने क्या आंसर्स दिए थे, तो मैं कह सकता हूँ देखो इंडिविजुअल नंबर 1 सबसे पहले जो आया था मेरे पास, उसकी पहली एंट्री ये थी और दूसरी एंट्री ये थी। मुझे एग्जैक्टली इंडिविजुअल वाइज सारी डिटेल्स मिल रही है।
ये तो एनालिसिस फॉर्म में। दूसरा, मैं चाहूं तो इसका पूरा प्रिंट आउट निकाल सकता हूं अपने रिस्पॉन्सेस का। प्रिंट आउट निकालने से क्या होगा, मैं ये रिकॉर्ड्स, ये पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा किसी के भी सामने दिखा सकता हूं, राइट, एंड इट इज वेरी इजी फॉर मी। एक और चीज, मैं इसे शीट्स पे ले जा सकता हूँ, स्प्रेडशीट्स पे। स्प्रेडशीट्स पे डालते ही वो देखो क्या हो रहा है, ये जितने डेटा था वो एक एक्सेल शीट के फॉर्म में मेरे पास सारा डेटा आ चुका है। और यहाँ तक कि मुझे ये आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट के साथ साथ किसने किस टाइम पे अपनी अटेंडेंस मार्क की है वो भी मुझे दिख रहा है। सो अगर किसी ने मान लो कल की अटेंडेंस आज की डेट में मार्क की है या परसों की अटेंडेंस आज की डेट में मार्क कर दी है तो मुझे दिखेगा, और मैं प्रिसाइजली बता सकता हूँ किसने कितने बजे। जैसे अभी जब मैंने ओमकार से कहा था उस वक्त खोला था, मैं ये भी बता सकता हूँ ओमकार को कहने के बाद कौन से वो दो लोग थे जिसने बाद में अटेंडेंस मार्क किया साथ साथ में। सो दिस इज टेलिंग मी, सी मेरे पास मॉनिटरिंग बहुत आसान हो चुकी है। दूसरा, मैं जब आंसर ढूंढना चाह रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के भी कभी कभार आंसर होते हैं। जैसे मान लो डिपार्टमेंट 2 के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास तो मतलब मेरे स्टूडेंट्स आपके क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे बताओ। तो मैं सिंपली डिपार्टमेंट 2 वाले स्टूडेंट्स ढूंढना चाहता हूँ, कौन से ऐसे हैं जिन्होंने आंसर अपना डिपार्टमेंट 2 दिया था, राइट। मैं कहूँगा सर आपके 2 ही बच्चे आ रहे हैं मेरी क्लास में। वो कहेंगे कौन कौन से। मैं इधर शीट में गया, शीट में मैंने सॉर्ट किया और बता दिया सर डिपार्टमेंट 2 से 2 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये रहे वो दोनों स्टूडेंट्स के नाम। अब ये देखो इतनी सारी एंट्रीज में मेरे लिए ढूंढना कितना आसान हो चुका है। आई एम एबल टू गिव वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर इन नो टाइम, दैट इज वन थिंग, ठीक है। उसके इंटरेस्ट कुछ और चीजें, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्म को अनलिंक कर सकता हूँ। जो मैंने लिंक दिया था अभी तक, वो अभी तक, अब इसे अनलिंक करूंगा तो विल स्टॉप वर्किंग। दूसरा, मैं अपनी शीट्स को डाउनलोड कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ये भी कह सकता हूँ कि अब मुझे नोटिफिकेशंस मिले नए रिस्पॉन्सेस की। मतलब हो सकता है मैं सिंपली ये देखना चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट आपकी आज डेडलाइन हो गई थी, अब मैं ये पता लगाना चाह रहा हूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये अगर टिक कर दूंगा तो उससे होगा क्या कि जब जब एक नया रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो आई मीन देयर आर सो मेनी फीचर्स जो मैं इसमें यूज कर पा रहा हूँ। दैट इज वन थिंग। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे, तो पहले अब मैं स्ट्रेंथ बताता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने एक नया फॉर्म बनाया, ठीक है, दोबारा ब्लैंक फॉर्म बनाया मैंने। उसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म टू टेस्टिंग 1308। अब मैं अगले दिन की अटेंडेंस शीट आपकी तैयार कर रहा हूँ। अब मैं क्या दोबारा वो सारे, मान लो वहां पे तो 3 डिपार्टमेंट्स थे, तो मैं 3 दोबारा वो क्वेश्चंस लिखूं, फिर वो सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिखूं, और इसमें गड़बड़ होने के हमेशा चांसेस हैं। 18 डिपार्टमेंट्स, जैसे आपकी अटेंडेंस शीट में 18 डिपार्टमेंट्स के नाम है। अब मैं हर एक का नाम रोज लिखने जाऊंगा, पहले तो टाइम वेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा कि हमेशा गलती होने के चांसेस है। हो सकता है कि मैं एक आध डिपार्टमेंट गलती से भूल गया लिखना, या स्पेलिंग कभी गलत कर दिया, कुछ कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सेकंड ऑप्शन यूज करूंगा, इंपोर्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं, पुराने किसी फाइल से अपने क्वेश्चंस को इंपोर्ट करो। मैंने अभी जो फॉर्म लिखा था वो ये था, पीएचडी फॉर्म। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते उसने मुझे बताया कि इस फॉर्म में ये दोनों क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस मुझे चाहिए, इंपोर्ट कर लिया। सी मेरा फॉर्म तैयार है आज का। ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा, क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, अनटाइटल्ड वाला ये आ गया। और आज की अब नेक्स्ट डे के मैं क्या करूंगा, सिंपल वही सेम चीज, सेंड में जाऊंगा, लिंक उठाऊंगा, शॉर्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, आप लोगों के सामने पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख रहे हो एक बार जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत का फायदा मुझे थ्रू आउट हो रहा है। इज इट फाइन? कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir.
यस सर। यस सर। अब ये फॉर्म दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जो आप एक्चुअली कर सकते हो। ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट्स कम हैं तब भी कर सकते हो, स्टूडेंट्स ज्यादा है तभी भी कर सकते हो, एक बार की मेहनत है। बताता हूँ क्या। ओके, मैं इसको फॉर्म को उल्टा करना चाह रहा हूँ। मीन्स ये वाला क्वेश्चन हटा दिया मैंने। पहले अपना डिपार्टमेंट चूज करो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नया सेक्शन बना दिया। नया सेक्शन क्या है, अलग पेज पे आता है नया सेक्शन हमेशा। आई जस्ट टेल यू। अब मैंने नाम लिख दिया डिपार्टमेंट 1, लेट्स से ये डिपार्टमेंट 1, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर अब मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सिलेक्ट योर नेम, ठीक है। और अब मैं इधर स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास शीट, जो भी अटेंडेंस शीट आई होगी उनमें मेरे पास स्टूडेंट के नाम होंगे, ठीक है। सो मैं सिंपली लिख देता हूँ, कुछ रैंडम नाम लिख रहा हूँ। लेट्स से ये 3 स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट में थे, ठीक है। अब दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था, डिपार्टमेंट 2, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 में भी तो कुछ स्टूडेंट्स थे और मुझे करना वही है, सेम क्वेश्चन चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी किया। ये कुछ शॉर्टकट्स मैं बीच बीच में यूज कर रहा हूँ की कॉम्बिनेशन, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मुझे पता चले इसलिए मैं जान के क्या कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट 1 में सारे ए वाले नाम रखे, डिपार्टमेंट 2 में मैंने बी वाले नाम लिखे, एंड सिमिलर डिपार्टमेंट सी में मैं लेट्स से सी वाले नाम लिख देता हूँ। ये इसीलिए जस्ट टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। इसमें मैंने इस पे भी डिपार्टमेंट 3 बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट योर नेम, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्सो जो मुझे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस अटेंडेंस जब कोई डिपार्टमेंट 1 वाला बंदा खोले तो ये सॉरी कोई डिपार्टमेंट 1 वाला बंदा इसे खोले इस क्वेश्चन को, तो वो रिक्वायर्ड है, मीन्स उसे करना पड़ेगा। ये अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि जब कोई डिपार्टमेंट 1 वाला बंदा खोले, बंदा सिलेक्ट करे कि मेरा डिपार्टमेंट 1 है, तो सिर्फ उसी के नाम, उस डिपार्टमेंट के बच्चों की नाम की लिस्ट आ जाए, वो बंदा सिलेक्ट करे अपना नाम। तो मैं क्या करूंगा वो ये है, इस क्वेश्चन के बाद इधर एक ऑप्शन है, ठीक है, वो है इस सेक्शन के बाद क्या करना है मुझे। इस क्वेश्चन के बाद मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, राइट। ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ये सिलेक्शन करूं तो क्या होना चाहिए, किस फॉर्म पे मैं जाना चाहूं, ठीक है। नाउ लेट्स से कि बाय डिफॉल्ट ये हमेशा कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन होता है। तो हर डिपार्टमेंट के बाद, हर सेक्शन के बाद यू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन। बट जो मैं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे कोई बंदा सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद वो अलग सेक्शन पे जाएगा बेस्ड ऑन कौन सा आंसर पिक किया। सो लेट्स सी, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन द आंसर। अब का क्या मतलब है, जब वो कोई बंदा डिपार्टमेंट 1 सिलेक्ट करेगा, वो जाना चाहिए इधर डिपार्टमेंट 1 के नाम पे। जब वो 2 सिलेक्ट करेगा, वो डिपार्टमेंट 2 में जाना चाहिए, और 3 सिलेक्ट करेगा तब डिपार्टमेंट सी में। एंड जब बंदा अपना इधर से नाम सिलेक्ट कर ले, दैट वो सबमिट पे पहुंच जाए। सिंपल, इधर सबमिट पे पहुंच जाए एंड इधर सबमिट पे पहुंच जाए। अगर इवन इफ बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं सब क्लियर हो रहा, कोई बात नहीं, जस्ट सी हो क्या रहा है यहाँ पे, तो वैसे ही सबमिट होना है। अब इस चीज को देखो, इसको मैं सेटिंग्स वही सेम चीज सेटिंग कर दी, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं।
अब ये अटेंडेंस कैसे आएगी? आपने चूज किया लेट्स से किसी स्टूडेंट डिपार्टमेंट 2 से है, जैसे ही वो डिपार्टमेंट 2 करेगा, वो डिपार्टमेंट 2 वाले पेज पे पहुंचेगा, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का वहां पे नाम है, वो अपना नाम सेलेक्ट करेगा और सबमिट हो जाएगा। इज इट फाइन? और इस फॉर्म को देखो, फॉर्म पे मेरे पास रिस्पॉन्स आया है। फॉर्म हुआ है कि डिपार्टमेंट 2 के एक स्टूडेंट है जिसका नाम भास्कर है, उसकी अटेंडेंस मेरे पास आई हुई है। सिमिलरली कोई दूसरा स्टूडेंट जब इस फॉर्म को भरेगा, लेट्स से वो डिपार्टमेंट 1 का स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट 1 भरते ही सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के उसके पास स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, वो अपना नाम लेगा और सबमिट करेगा। एंड रिस्पॉन्सेज में मेरे पास अब रिस्पॉन्स जो है, दो रिस्पॉन्स है कि एक स्टूडेंट डिपार्टमेंट 2 का है, एक डिपार्टमेंट 1 का है। डिपार्टमेंट 1 में जो स्टूडेंट था उसका नाम अमित है और डिपार्टमेंट 2 में जो स्टूडेंट था उसका नाम भास्कर है। एंड सी हाउ इजी दिस इज गोइंग टू मेक द थिंग्स। अब आप इस टाइप की अटेंडेंस शीट के साथ अब स्टूडेंट को अपना नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस उसको पूरे, मान लो मेरी क्लास में हर डिपार्टमेंट में 5-5 बच्चे हैं और अगर 18 डिपार्टमेंट है, राइट, तो मेरे पास रफली 90 बच्चे हैं, राइट। तो उसे 90 बच्चों में से भी अपना नाम नहीं ढूंढना, उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के 5 नामों में से अपना नाम ढूंढना है। वो अपना डिपार्टमेंट पिक कर ले, जैसे ही डिपार्टमेंट पिक करेगा उस डिपार्टमेंट के जितने भी 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनका नाम आएगा, उसमें से वो अपना नाम सिलेक्ट करे और अटेंडेंस हो गई मार्क। सो सी, अगर इस टाइप से अगर आप अटेंडेंस ले रहे हो तो हो क्या रहा होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है। वो इवन वो उनका नेट अगर स्लो चल रहा है या इवन उनके पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर गए हैं, कुछ भी है, वो विद इन सेकेंड्स वो अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे एंड उनकी अटेंडेंस उन तक पहुंच जाएगी। और ये इस टाइप की चीजें और कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा फॉर्म्स में भी बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आपने बहुत कॉमन अपने सारे एडमिशन फॉर्म में देखा है कि क्या आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर है तो उसका विवरण दो, या अगर आप फॉर एग्जांपल क्या आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो उसका डिटेल्स दो। अब जब ये डिटेल्स देने की जगह कब आनी चाहिए, डिटेल्स देने की जगह तभी आनी चाहिए जब आप कहो कि हाँ मेरे पास वो पब्लिकेशन है, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपके सामने आना ही नहीं चाहिए, राइट। तो यहां पे भी यही हो रहा है, जब एक स्टूडेंट अपना डिपार्टमेंट पिक करता है, जब वो स्टूडेंट ने अपना डिपार्टमेंट पिक किया तो उसी डिपार्टमेंट की नाम उसके पास आने चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स या डिपार्टमेंट, वो कहता है मेरा डिपार्टमेंट 2 है तो उसके पास डिपार्टमेंट 3 के स्टूडेंट्स का नाम आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो डिपार्टमेंट 3 के नाम आया तो कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशंस होंगी। दूसरा, बहुत बार जैसे कोई स्टूडेंट, मान लो कोई कुछ नाम कॉमन होते हैं, अंकित कॉमन नाम है, अंकित नाम के बच्चे हो सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में हो, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सरनेम के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं बड़ी क्लासेस में। इधर वोट करने की मोस्ट प्रोबेबली जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही अंकित होगा, ये यहाँ पे होगा, तो हम देखेंगे आगे क्या करना है, राइट। सो दैट वे यू कैन मेक इंटरेक्टिव फॉर्म्स। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। सो ये था बेसिक लेकिन इसमें गूगल फॉर्म। हाँ बताओ। सर इसमें एक दिक्कत हो सकती है ना, जैसे कि कोई किसी का कोई दोस्त है, वो उसका नाम भी भर दे, तो पता कैसे चलेगा कि उसने अपना ही दिया या दूसरे का दिया? देखो, ये पता लगाना, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, वो ये है, आई जस्ट टेल यू। जब आप सेटिंग्स करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी सेटिंग्स में आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो आपका क्या कहते हैं जो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी भी यूज होगा, कंपलसरी है, मींस आप बिना लॉगिन किए हुए नहीं डाल पाओगे, राइट। आप ये देख सकते हो, आप ये क्या सर, कर एक सकते हो, फोन में दो ईमेल आईडी भी तो डाल सकते हैं सर। सी अगर इस सेंस में अगर कोई कर रहा है कि आप 2 ईमेल आईडीज यूज कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे कर रहे हो, देन फाइन,
करते रहो इतनी मेहनत, एक अटेंडेंस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो करो। आई थिंक जितनी मेहनत आपने उसके लिए की है कि एक को लॉग आउट करोगे फिर दूसरे से लॉग इन करोगे, वो करोगे, आई थिंक दैट इज इक्विवेलेंट। उससे क्लास में मेहनत कर लो या वहां पे उतनी मेहनत कर लो। बट यस ऑफ कोर्स देखो तरीके बहुत सारे हैं, बट अननेसेसरली चीजों को कॉम्प्लिकेट हम नहीं करना चाहते। जैसे कि हम बहुत बार ये कर सकते हैं कि हाँ ईमेल आईडी कलेक्ट करो, ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो रिस्पॉन्स देंगे उनको उनका रिस्पॉन्स दे दो। तो ये भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को मैं कहूँ कि मेरा ईमेल जो मतलब आपने अगर अटेंडेंस भरी थी तो रिस्पॉन्स भेजो, राइट। ऑल्सो आई कैन से कि आप एक साइन इन से एक से ज्यादा नहीं दे पाओगे, तो अब आपको हर बार अलग अलग आईडी यूज करना पड़ेगा। और अगर आप अपने फ्रेंड के आईडी से यूज कर रहे हो तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना ईमेल आईडी अपने और पासवर्ड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, विच इज अ बैड थिंग टू डू। तो अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो देन आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड हाँ देखो कुछ चीजें मतलब आई कैन अंडरस्टैंड जो आपका क्वेश्चन है वो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। व्हाई इट्स अ वैलिड क्वेश्चन? बिकॉज सी आप लोग तो जैसे कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे एज अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हर इंसान जो इधर क्लास पीएचडी कर रहा है एटलीस्ट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी के साथ आ रहा है। अगर आप कुछ क्लासेस मिस कर दोगे तो मुझसे ज़्यादा टेंशन आप लोगों को होगी कि वो सिलेबस कैसे कवर होगा, राइट। एटलीस्ट पीएचडी लेवल पे स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हो जाते हैं, नहीं क्लास नहीं करेंगे तो वो एटलीस्ट अपने फ्रेंड से नोट्स लेके या जैसे भी करके दे विल कंपनसेट। बट ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम छोटे बच्चों को डील कर रहे होते हैं, मान लो स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पे उन बच्चों को उसके अभी लिए बोला। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ उनके पास वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जनरली फिर हम जो करवाते हैं वो ये है कि जनरली इस टाइप की उनकी अटेंडेंस दो तरीके से ली जा सकती है। एक अटेंडेंस तो लेने का तरीका होता है कि आप इनको ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का सबका कैमरा ऑन करवाओ, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करो जो स्कूल्स कर रही हैं, कि एज अ टीचर देखता रहेगा कि अपनी स्क्रीन पे इस सब के जितने अगर क्लास में 15 स्टूडेंट है तो 15 के 15 की शक्लें उसे दिखती रही। इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इंडियन स्कूल्स में हम 15 17 12 बच्चे नहीं होते, हमारी क्लास में 50 बच्चे होते हैं। 50 पे टीचर कैसे मॉनिटर करेगा, राइट। 50 पे Your मॉनिटर, voice is not clear. It is breaking again and again. इज इट ब्रेकिंग? नो सही है, राइट। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज एक बार बताओ आवाज क्लियर है या ब्रेक कर रही है? आवाज क्लियर Yes, है, आवाज yes. क्लियर। ओके यस आवाज ठीक, ओके थैंक्स, क्लियर है, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो हाँ, सो कमिंग बैक टू, अब जब क्लास में 50 बच्चे हैं तो अब टीचर कैसे ध्यान रखेगा? अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू सम एक्सटेंट पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को कहा जाएगा कि भैया इट्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम रेंडमली कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि अब अपना कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। यस सर, प्राइवेट स्कूलों में आजकल जैसे 3 सेक्शन है तो इकट्ठे सबकी क्लास चल रही है, तो वहाँ पे उन लोगों को मैंने देखा है कि हर 5-7 मिनट के बाद शॉर्ट स्क्रीन लेते हैं और पेरेंट्स के पास भेज देते हैं ग्रुप में, कि मतलब और वहाँ बता देते हैं कि सर्कल करके ये बच्चा मतलब ना तो अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ कर रखा है, तो इससे पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं, राइट। बट अगेन द प्रॉब्लम इज अगेन ये वही कहते हैं ना, एक चेन चल रही है। सो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी नई प्रॉब्लम खुल जाएगी, तो दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो तीसरी प्रॉब्लम खुल जाएगी। अब क्या होगा, मान लो मैं एज अ टीचर बार बार पेरेंट्स को बता रहा हूँ, तो मैंने एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पेरेंट पे डाल दी है कि ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा आपका ऑनलाइन होना चाहिए, क्लासेस अटेंड करना चाहिए, अदरवाइज ठीक है यू आर आंसरेबल, मींस एट मैक्स हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब वो पेरेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है, अपने बिजनेस में लगा हुआ है, अपनी जॉब में लगा हुआ है, तो पेरेंट भी कहता है हाँ ठीक है, मतलब मुझे परेशान मत करो। बच्चे को भी वो कह रहा है जो करना है करो पर मुझे परेशान मत करो। सो व्हाट जस्ट हैपेंस, बच्चे भी बहुत बार ये करते हैं, हेडफोन क्लास को तो ज्वाइन कर लिया, हेडफोन रख दिया साइड में, या हेडफोन भी पहना हुआ है, म्यूट किया हुआ है और टीवी देख रहा है या कंप्यूटर पे यूट्यूब की वीडियोस देख रहा है।
मतलब सी all these kind of things are definitely going to happen. The problem का एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है जब भी आप स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को, छोटा हो या बड़ा हो, जब उसे फोर्स करके पढ़ाते हो तब ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है. जब स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है तब वो एक्चुअली कभी भी ये चीज गड़बड़ नहीं करता. मतलब एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देके आता हूँ, आपको ही बता देता हूँ. आप लोगों में इवन जब आपने देखा होगा, जब आप लोग स्कूल में थे, छोटे थे, या आप या आपके साथ के लोग, बहुत बार ऐसा होगा कि अपना होमवर्क कॉपी लाना भूल गए, बुक लाना भूल गए. बट स्पोर्ट्स वाला जिस दिन स्पोर्ट्स पीरियड है, उस दिन बैट बॉल और खेलने की चीजें लाना भूलते नहीं है. Why this happens? This is because you are motivated. So कहीं ना कहीं as teachers ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ओवरऑल पढ़ाने के तरीके को इतना इंटरेक्टिव और एंटरटेनिंग बनाया जाए कि स्टूडेंट उसे इंजॉय करे. और यही रीजन है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और एप्स निकल आए हैं जो बच्चों को एक्चुअली पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं. और आपने इस टाइप के एडवर्टीजमेंट्स भी देखी होगी जहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बहुत इंटरेक्टिव वे में, फन वे में पढ़ाया जाएगा कि बच्चा इंजॉय करेगा, एंड इंजॉय करेगा तो वो ज़्यादा पढ़ेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ विशियस सर्कल. मतलब हाँ, कहीं ना कहीं इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा अगर मैं कहूँ एंड ऑफ द डे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू इंश्योर कि आपका बच्चा क्या कर रहा है. नहीं सर, बच्चे को देखते हुए भी वो बढ़िया एंजॉय कर रहा है स्टडी में आजकल तो. नहीं, आई एग्री. एंड जो आप कह रहे हो ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब हमने तो बहुत कम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. बट मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि जनरली इन अ स्कूल एक टीचर के पास 50 बच्चे हैं, टीचर 50 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती. इन अ फैमिली एक पेरेंट के पास, मतलब एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, जितने भी हैं, बच्चा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है. हाँ सर, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद वो इतना तेज होता है. अब हम Exactly. महसूस कर रहे हैं, इतना फास्ट होता है वो कि पढ़ाई तो छोड़ो, वो टीचर को भी चीट करता है, यहाँ से पेरेंट्स को भी चीट करता है, और अपनी पढ़ाई को सबमिट कर देता है, वही पेपर, वही गूगल फॉर्म से क्वेश्चन का आंसर, सारी चीजें. सो दैट इज द थिंग. और अगर वो स्टूडेंट ये कर पा रहा है, दैट मींस उसके अंदर दिमाग है, उस दिमाग को चैनलाइज कैसे करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा तेज है. और वो बहुत सारा काम कर रहा है उससे. लेकिन क्षमता उसकी, मतलब ऐसी उसकी पावर, इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें सीख ले रहा है, लेकिन उसकी अपनी पावर कम है. जैसे कि कोई आंसर फटाफट देना है उसको, तो वो सर्च पे लगता है, उसको नहीं आता. से वो चीज इसलिए होती है क्योंकि हम ऑलवेज लुक फॉर इजीएस्ट वे आउट. मुझे ऐसा क्या रीजन है कि हम स्टूडेंट, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मतलब दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई विल से एंड एंड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. बस एक ही चीज मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या रीजन है कि किसी गाने को, इवन हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, हम बच्चे थे, वहां से लेके आज की डेट तक, जस्ट मुझे कुछ चीज बताओ, आपको कुछ गाने होंगे जिसका पूरा का पूरा सारे के सारे वर्ड्स याद होंगे, पूरे 5 मिनट के गाने के, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक तक याद होती है हमें. राइट? हमने कितनी बार उसे सुना होगा या गाया होगा? 50 बार, 100 बार. 100 बार के बाद याद हो जाता है गाना. राइट? एग्री करते हो? बिल्कुल. और लंबा लंबा 5-5 मिनट का. 100 बार करने गाने के बाद या सुनने के बाद अगर एक गाना याद हो जाता है, 100 सम करने के बाद उस सम के पीछे का फॉर्मूला याद नहीं होता, क्या रीजन है? बिकॉज जो चीज ही उन्हें याद करने को कह दो, वही प्रॉब्लम आ जाती है. एक्चुअली नहीं, ये भी नहीं है. द थिंग इज एंजॉय करके जो चीज करते हैं सर, एग्जैक्टली जो चीज जितना एंजॉय करके हम सॉन्ग सुनते हैं सर. एग्जैक्टली. मैं महसूस करती हूँ सर कि जैसे बच्चा मेरा पढ़ रहा 7वीं क्लास में है, वो सारी चीजें, अभी कोई गाना मैं गा देती हूँ तो वो मुझे 10 मिनट के बाद उसके मुंह से सुनने को मिलता है. दरअसल मैंने उससे कहा कि हमारे यहाँ थोड़ी पूजा पाठ का माहौल है, तो रामायण की, मैंने कहा ये 7वीं में गया, कुछ भी नहीं जाता, रामायण की 2-4 चौपाइयां इसे आनी चाहिए. मैंने जब से उसे नॉक कर दिया है कि बेटा इसमें से एक चौपाई पढ़ लिया करो, जैसे तुम्हें आ रहा है गलत सही, अब वो उससे कटता है और उसको सीखना नहीं चाहता, और जबकि वही गाना मैं गाती हूँ तो बाद में उसको गाता है. See, it's all about
इट्स ऑल अबाउट इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। जैसे अभी आपके फ्रेंड ने कहा, जो चीज़ हम इंजॉय करते हैं वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, और इंजॉय करने का भी तरीका होता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हमारे इवन रिलीजियस श्लोक, मंत्र, पूजा की आरतियां वगैरह है, जो जब वो हिंदी फिल्मों के सॉन्ग्स के फॉर्म में आती है, उस पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, और बहुत ऑसम सा एक एनवायरनमेंट बनता है, जो भले ही डिवोशनल भक्ति वाला एनवायरनमेंट नहीं होता, बट एक मूवी सॉन्ग वाला एनवायरनमेंट होता है, और बच्चों को रट जाता है। Why it is that? It is because it's not about the words, it is about what you are enjoying. तब वो ये नहीं देख रहा कि मैं आरती कर रहा हूँ, तब वो एक पिक्चर का गाना गा रहा है, वर्ड सेम है बट वो स्टिल वो सीख जाता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट टू टीच योर चाइल्ड कि कैसे उसको एंजॉय करना है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख के खत्म करता हूँ, आप लोग उसमें जिसको जाना हो जा सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। राइट, सो दिस एग्जांपल। लेकिन सॉरी सर अटेंडेंस का क्या है सर? अटेंडेंस मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अच्छा सर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डलेगा अटेंडेंस का फॉर्म। अच्छा सर। हाँ, सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। Thank एंड you. दिस एग्जांपल वाज 2 साल की बच्ची है, और दिस वाज हाउ एक्चुअली 2 साल की बच्ची को मेरी वाइफ नंबर्स सिखा रही थी। ABCD नंबर से आती है, नंबर्स 1 2 3 आते हैं, राइट। अब सिखाने का तरीका क्या था, उसने क्या किया, जमीन पे कुछ सर्कल्स बना दिए, हर सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए, किसी पे 1, किसी के अंदर 2, किसी के 3, किसी पे 4, 1 से लेकर 10 तक सब हर एक अलग अलग सर्कल्स पे रख दिया। अब उसने उसे गेम बना दिया कि मैं कोई नंबर बोलूंगी तो मैं उस सर्कल के अंदर कूदना है, सिंपल से इतना गेम है। एंड अब क्या हुआ, वो कह रही है 7 तो बच्चा 7 में कूद रहा है, वो कह रही है 5 तो बच्चा 5 में कूद रहा है। वो क्या रहा है, उसका पर्पस क्या था? पर्पस था 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, दैट टू विदाउट सीक्वेंस। सीक्वेंस में बहुत आसान होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 आएगा। प्रॉब्लम आती है जब सीक्वेंस से बाहर जा रहे हो। अब वो सीक्वेंस को सिखाने के तो बहुत सारे तरीके थे, उसे लेके किताब लेके उसके साथ बिठाया जा सकता था, बार बार उसे कहा जा सकता है ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, बच्चा गलत बोलेगा तब आप उसे सिखाओगे। उसकी जगह पे वही चीज जब गेम बन गई, वो बच्चा 5 मिनट के अंदर वो सारे नंबर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ गया कि आप किसी भी सीक्वेंस में बोल रहे हो, वो बच्चा उस पर कूद रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग, ये एग्जांपल देने का मेरा पर्पस क्या था? इस एग्जांपल को देने का पर्पस सिर्फ यही था कि उसी चीज को सिखाने के लिए एज अ पेरेंट आपको एक नया तरीका ढूंढना पड़ा, जो तरीका बच्चों के लिए इफेक्टिव था। और ये स्कूल का टीचर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 50 बच्चे हैं। अगर वो 50 बच्चे के लिए ये काम करना शुरू करेगा तो पता चलेगा कि पूरे महीने में वो 2 क्लास का काम कर पाए। तो उसका काम है, स्कूल में टीचर का काम है कि सिलेबस को दौड़ाना, उसको कवर करवाना है। जो समझ सकता है समझे, जो नहीं समझ सकता ना समझ पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की कि हाँ, हमारे बच्चे को उसकी पेस पे कैसे आपको आगे चलाना है। और ये चीज आपने देखी होगी आजकल हो क्या रहा है, मेजॉरिटी पेरेंट्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे डालते हैं। वो चाहते हैं हम बेस्ट से बेस्ट स्कूल में लेके जाएं, ऐसा स्कूल जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती हो, ऐसा स्कूल जहाँ पे स्पोर्ट्स भी अच्छा होता हो, ऐसा स्कूल जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छा हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिविटीज भी हो रही है, वो ट्रिप्स पे भी ले जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं ऐसा स्कूल ले जाऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है। जी, आप स्कूल ढूंढने में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बट क्या वो मेहनत और वो करने के बाद अब आप सब कुछ छोड़ देते हो, अब ये स्कूल के हवाले मेरा बच्चा, अब स्कूल जो करना होगा करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एज अ पेरेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को वो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो एनवायरमेंट उसके लिए बेस्ट है। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम, अगेन ये बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत आगे लंबे डिस्कशन पे जाएगी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप में से 2 लोगों ने अपना हैंड रेज किया, तो प्लीज 1 बाय 1 प्लीज लेट मी नो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जैसे कल 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने डेटा को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के संदर्भ में। राइट, तो हम वीपीएन के द्वारा हम अपने हाँ डाटा को तो बचा सकते हैं ना सर, हैकर से? यस एज वेल एज नो। वीपीएन आपकी जो चीज करता है वो एक तरह से आपकी लोकेशन को एनोनिमस करने की कोशिश करता है, आप कौन हो कहाँ हो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है।
बट वीपीएन्स के साथ अपनी खुद की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, राइट? जैसे सो वीपीएन की अपनी खुद की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सो व्हाट आई विल डू इज वीपीएन को थोड़ा सा क्लास के सामने एक बार एक्सप्लेन करके फिर वो कॉम्प्लिकेशंस मैं मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा। मुझे याद जरूर दिलाना, क्योंकि VPN इज वन ऑफ द थिंग्स, मुझे लगता है कि एटलीस्ट बेसिक उसकी कॉम्प्लिकेशंस भले ना हो, पर VPN क्या हो, VPN क्या होता है, कैसे उसे यूज किया जा सकता है और क्यों उसे यूज किया जाता है, आई थिंक कि पूरी क्लास को बताना शुड बी अ गुड थिंग। हाँ जी जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि गूगल डॉक्यूमेंट से ही फॉर्म बन सकता है ना सर? नहीं, गूगल डॉक्यूमेंट्स अलग चीज है, वो डॉक्यूमेंट नॉर्मल MS वर्ड की तो तरह से, मोबाइल गूगल से फॉर्म्स कैसे? अलग है, गूगल फॉर्म्स है, राइट? सो ये सारे जितने भी एप्स हैं ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इन एप्स का मैं आपको लिंक डालने की कोशिश करूंगा, मतलब आज ही ग्रुप पे डाल दूंगा, और उनके थ्रू क्या कहते हैं आप ये कर पाओगे, मोबाइल से भी बन जाएंगे? राइट? जी, राइट, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो विद दैट आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपकी अटेंडेंस लिंक आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ एप्स का लिंक भी मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के उसे डाल दूँ। ओके सर, नमस्ते ओके, सर। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके। पाउडर